Hello. How are you doing? Much better than the previous conversation that we had. Right. No, I'm glad you're feeling better. Ma'am, very recently in the news, we've been hearing a number of stories around permanent commission for women officers in the armed forces. Almost on a daily basis, there's some update or the other. Will you please help us understand exactly what's going on and what these updates are all about? ओके सो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक रिस्पॉन्स है जो कि एज अ फीमेल मुझे लगता है रहेगा किसी भी फीमेल प्रोफेशनल के लिए ये एक बहुत ही ओवरवेलमिंग और बहुत ही ज़्यादा हाईली अपलॉडिंग एक जजमेंट आई है फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री you must understand the background before we get as to why it was very important and it was a much awaited kind of judgment or decision coming from Correct. court and from the Correct. judiciary, if not from the central or the defense the military itself. So what has happened is कि लेडीज के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ही एक सोर्स होता था औरतों के लिए आर्मी को ज्वाइन करने का, और उसके बाद उनको एक चॉइस दी जाती थी और उनसे कहा जाता था कि वो आगे बढ़ना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। सो ये दो ऑप्शन बड़े अलग अलग थे। आदमी के लिए परमानेंट कमीशन होने के लिए ऑप्शन होता था और वो 20 साल के बाद परमानेंट कमीशन हो जाते थे और पेंशनेबल उनकी जॉब हो जाती थी। लेकिन औरतों के लिए ऑन दी अदर हैंड एक रिस्ट्रिक्शन था और वो 10 या 14 साल तक ही एक जॉब का हिस्सा, मिलिट्री जॉब का हिस्सा रह सकती थी और उसके बाद उनको नहीं राइट दिया गया था कि वो 20 साल पूरे करें एंड 10 पेंशनेबल एक जॉब मिलिट्री में ऑन ऑल द थ्री विंग्स कर पाए। बहुत लेट ही सही, बिकॉज फॉर ओवर 3 decades नाउ women have been commissioned and they have been on very important positions, combat positions पे with the rank of being a major or a captain। उन्होंने काफ़ी अच्छे रोल्स निभाए हैं, लेकिन ये जजमेंट मैं समझती हूँ कि काफ़ी लेट आया, बट बेटर लेट देन नेवर। ये बात तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है रश्विन, जब लेडी ऑफिसर्स जो हैं वो कमांडिंग पोजीशंस में आने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि हम कंधे से कंधा मिला रहे हैं, हम थ्री विंग्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे डिस्पाइट बीइंग आर रैंक सो गुड, आर परफॉर्मेंस बीइंग सो गुड, व्हाई आर वी नॉट एट पार एज आर मेल काउंटर पार्ट्स? Correct. ये मसला। Correct. अब ज़ाहिर-सी बात है, चूँकि ये इस साल फ़रवरी में ये एक जजमेंट आया और वक़्त दिया गया कि परमानेंट कमीशन किया जाए। तो लेट अस अंडरस्टैंड बोथ साइड ऑफ स्टोरी बिफोर जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन कि क्या सही हुआ या क्या नहीं हुआ। एक तरफ़ा देखा जाए पर से, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है, बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम में। और अगर आप देखें तो कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स हो, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं हमारे हिंदुस्तान की बेटियाँ। और अगर बात करें तो सिर्फ़ एक माहौल की है। अगर एक सही वक़्त पर एक सही माहौल मिले तो फीमेल या मेल में कोई अंतर न रह नहीं गया एज़ फ़ार एज़ देयर परफ़ॉर्मेंस इज़ कंसर्न्ड, एज़ फ़ार एज़ देयर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव रोल्स इज़ कंसर्न्ड। कहीं पर भी कोई कमी नहीं रही है। दे हैव बीन एट पार एंड आई think I can take a liberty to say that they have done a little better with high EQ values in adding on to the respective other attributes that you're supposed to hold as an officer or any other professional। Correct. एक और बहुत अच्छा बड़े फ़क्र की बात है, और मैंने अपने सोशल मीडिया पे ऑफ लेट ये डाला भी था कि इंडिया होल्ड्स टू हैव मैक्सिमम फीमेल फाइटर पायलट्स in the world now। That's impressive. that's very impressive। so you if you try to compare the two situations, जहाँ पर एक तरफा अगर देखा जाए तो our girls are performing so well कि वो फाइटर पायलट बन रही हैं और मैक्सिमम फाइटर पायलट्स, फीमेल फाइटर पायलट्स इंड्यूस कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स। तो ऑन द अदर हैंड हम क्यों नहीं उनको परमानेंट कमीशन कर सकते हैं? आई मीन जस्ट इमेजिन रश्विन, the first 14-15 years in the defense forces is the most rigorous one। so if a female is able to pull off first 14 years, what should stop her to finish another 6 years and be a permanent commissioned officer?
अगर मैंने पहले 15-14 साल निकाल लिए हैं, तो मेरी ऐसी कौन-सी एसीआर गड़बड़ हो जाती है या मेरी ऐसी कौन-सी क्वालिटी है जो मेरे मेल काउंटर पार्ट से मुझे पीछे कर देती है? मतलब मैं 6 साल पूरे करके एक पेंशन्ड ऑफिसर क्यों नहीं बन सकती? एंड when it Agreed. comes to the written arguments given by the central government, it was very very cliched and it was very clearly pointed out by the court itself that बहुत ही stereotypical जो इनके जवाब हैं कि जी मेल जो ट्रूप्स हैं उनको आदत नहीं है अपनी फीमेल कमांडेंट से किसी तरह के भी ऑर्डर्स लेने की या उन्हें फॉलो करने की, या फिर फॉर दैट मैटर कि मैटरनिटी लीव्स लेती हैं औरतें, चाइल्ड केयर लीव्स होती हैं जो पैरामिलिट्री में हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अगर इन्हें रखा गया और अगर ये लीव्स पे चली गई तो क्या होगा, दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो बहुत ही टिपिकल स्टीरियोटिपिकल इस तरह की दलीलें दी गई और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है रश्विन, वो ये है कि जिस तरह एक आपने नाम सुना होगा प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, पीबीजी, एक सेक्टर होता है Yes. जिसमें प्रेसिडेंट के जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं, दे कम अप फ्रॉम अ वेरी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देयर हैज टू बी अ राजपूत, इट हैज टू बी अ जाट, और इट हैज टू बी अ जट सरदार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द थर्ड कैटेगरी। इसके अलावा वो किसी को भी नहीं रखते। अब अगर देखा जाए तो रश्विन, ये सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत बायस्ड है। क्यों कोई और कास्ट या किसी और क्रीड का आदमी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? और ये क्वेश्चन रेज भी किया गया है एपेक्स कोर्ट में। सो उसी तरह अगर हर किसी का अपना एक एट्रीब्यूट है या हर किसी की अपनी एक क्वालिटी है जिसके कारण ये सोचा गया कि जितनी भी हेल्पिंग कॉम्बैट पोजीशंस ना सही, जितनी भी हेल्पिंग पोजीशंस होती हैं या जो सपोर्ट स्टाफ होता है या ऑर्डिनेंस होता है या फिर एएमई होता है, ऐसे में औरतें बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन परमानेंट कमीशन करना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि वो फिर कमांडिंग पोजीशंस पे आ जाएंगी, और कमांडिंग पोजीशंस पे आ गई तो पता नहीं उनकी ये क्वालिफिकेशन या उनकी ये रिगर उनके अंदर रहेगा कि नहीं, कि वो 2,500 से 3,000 ट्रूप्स को हैंडल कर पाए कि नहीं, या उसको एक तरह से मैं कहती हूँ कि प्रीडोमिनेंट पोजीशन पर एज गुड एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स टेक केयर कर Right. पाए। अब एक टेक्निकलिटी की बात आती है। अब आप Right. हाँ जी. जो लेडीज या जो फीमेल ऑफिसर इतने सालों से परमानेंट कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन ही नहीं की गई, या जिनके ट्रेनिंग नहीं हुआ, या फिर उनके कोर्सेज उनके मेल काउंटर पार्ट्स के जैसे नहीं थे, या फिर उनको वो एग्जाम या वो रिगर वाली ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो आज की डेट में कहीं ना कहीं वो डिफरेंस तो लाए करेगा मेल काउंटर पार्ट से। अब जब एक आदमी एक तरीके से ट्रेन किया गया है फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन टू लीड आफ्टर सर्टेन प्रमोशंस, और एक औरत को एट पार रखा गया है उन रिग्रेस ट्रेनिंग, उन क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जाम्स, या फिर किसी भी तरह का कुछ एक डिफिकल्ट पोजीशन पे पोस्टिंग, कुछ भी हो सकता है जो कि उसने नहीं किया, आप दोनों को एक पेडेस्टल पे कैसे रख सकते हो? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपको 20, 22, 21, 25 साल की उम्र में करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, और अचानक से आप एट द एज ऑफ 42, 43 आके खड़े हो जाते हो और आप कहते हो कि नहीं, आई शुड बी एट पार विद माय मेल काउंटर पार्ट, और मुझे परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट होगा, और True. कहीं ना कहीं जुडिशरी ये डिसाइड नहीं कर सकता। लेट द डिफेंस फोर्सेस डिसाइड दिस, व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम। क्योंकि मुझे लगता है जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है, कई सारे शायद मेल ऑफिसर्स को ही सेलेक्ट नहीं किया जाता होगा किसी ग्राउंड पे, और अगर जेंडर पैरिटी की बात है, नॉट एवरी बैटल इज बैटल ऑफ सेक्सेस। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर बात है कि कौन से रिगर के साथ कौन सा इंडिविजुअल आउटशाइन कर रहा है और उसको पिकअप करना चाहिए कि नहीं। तो जाहिर सी Exactly. Yeah. It's about performance at the इट्स end of the अबाउट day. जो परफॉर्मेंस। कर अब लेगा वो जीत आपने वो जाएगा. कोर्सेज करे ही नहीं है, तो आपको कैसे आगे इन प्रीडोमिनेंट पोजीशंस के लिए चूज किया जाए? तो अब हम सही क्या कर सकते हैं? हम ये सही कर सकते हैं कि जो यंग जॉइनीज हैं, जो यंग गर्ल्स हैं 22 साल 23 साल की उम्र में जो ज्वाइन कर रही हैं, उनको मेल काउंटर पार्ट्स के साथ शुरुआत से ही एट पार रखा जाए, उनको वही कोर्सेज कराए जाए, उनको वही ट्रेनिंग कराई जाए, उनकी वही रिग्रेस एक तरह से जो है नर्चरिंग हो एज ऑफिसर्स फ्रॉम इनिशियल स्टेज, जैसे मेल काउंटर पार्ट्स की हुई है, एंड देन लेट द बोर्ड डिसाइड
कि आपको परमानेंट कमीशन करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मीडिया ने भी रोल ना चेंज कर दिया। ये फेमिनिज्म की लड़ाई नहीं है रश्विन, ये बात सीधी सी है कि जो परमानेंट कमीशन करने का बोर्ड है, बोर्ड को ये राइट दिया जाए कि कंसिडर और फीमेल्स। वो ये नहीं कह रहा है कि यू कमीशन ऑल फीमेल ऑफिसर्स, नो, नॉट एट ऑल, वो ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि आप अगर हमें कंसिडर ही नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। वो ये कह रहे हैं कि फीमेल ऑफिसर्स को कंसिडर तो करिए, एंड इफ फाउंड फिट व्हाई नॉट, दैट इज द फाइट। कोई ये नहीं कह रहा Correct. है कि जितनी औरतें उनको पकड़ के आप कमीशन कर दीजिए। बहुत सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। अब जैसे एक बहुत ग्लेयरिंग जो एक ग्लिच आएगी जो कि सिर्फ डिफेंस फोर्सेस ही समझ सकती हैं, कि प्रोमिनेंट पोजीशंस पे सपोजिटली एक कैप्टन हो या फिर प्रोमिनेंट पोजीशन पे कभी कभी जो है एक मेजर के रैंक वाला आदमी भी कमांड करता है। अब मेजर के रैंक वाला आदमी कुड बी से एनीथिंग बिटवीन 32, 36, 34, 37 ईयर्स तक। नाउ इमेजिन कि फीमेल काउंटर पार्ट है, जाहिर सी बात है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस इज दैट अ मेल कांट बेयर अ चाइल्ड। नाउ इफ माय मेजर इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड एंड गोज फॉर अ 6 months लीव, एंड देन इफ गॉड फॉरबिड सबैटिकल लेती हैं या चाइल्ड केयर लीव एक्सपेक्ट करती हैं, जो कि शायद अभी तक आर्मी में नहीं है, पैरामिलिट्री में तो है चाइल्ड केयर लीव, और आई नीड टू चेक ऑन दैट, बट 6 months लीव तो है ही फॉर, बट ऑब्वियस। Correct. अब Correct. ऐसी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे 22 ईयर्स से लेके से अबाउट 37, 38 ईयर्स तक अगर 50% फीमेल्स को आप पुश करते हो प्रोमिनेंट पोजीशंस पे और वो लीव्स पे चली जाती हैं, हाउ डू यू मैनेज दैट? आप उन वैकेंसीज, उन वैक्यूम को कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि शायद एक ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम द आर्मी, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बैंक हो, कोई अस्पताल हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, 6 महीने के अभाव से किसी आदमी के, किसी औरत के चल जाएगी। लेकिन ये फौज है रश्विन, यहाँ पर 6 महीने क्या, 6 दिन का एब्सेंस आपका, आपकी जीत, आपकी हार डिसाइड करने का दम रखता है। Correct. Correct. और यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि हमें कॉम्बैट पोजीशन पे जाना है कि नहीं जाना है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि फीमेल ट्रूप्स को आप पाकिस्तान से लड़ने के लिए छेड़ दो। वो एक बहुत अलग जंग है, जो कि शायद एक बहुत बड़ा कंसर्न था सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि अगर हम अपने ट्रूप्स के साथ फीमेल ऑफिसर्स को भेजते हैं, विल दैट बी सेफ? What if they get captured? What if they become prisoner of war? How will Pakistan or China or any other country, in neighboring country, is going to treat our female officers? And जो negotiation power मिल जाएगी, we might just lose a very predominant position. हो सकता है हमको अपना कोई बंकर, अपना कोई स्पॉट छोड़ना पड़े, क्योंकि हमें अपने फीमेल ऑफिसर को वापस लाना है। आप इमेजिन करके देखिए कि अभिनंदन की जगह अगर कोई फीमेल ऑफिसर पकड़ी गई होती, तो शायद हिंदुस्तान में आग लग गई होती रश्विन, कि हिंदुस्तान की बेटी को वापस लाओ, और मोदी ने ढंग से नेगोशिएट नहीं किया, और शायद बसें जल रही होती, शायद आर्मी के लोगों को टारगेट किया जाता। इस तरह से हमारे इमोशंस ना औरतों को लेके, ये जो हमारा कल्चर है इंडिया का औरतों को लेके, अभी भी थोड़ा सा सेंसिटिव है, विच वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट पर से। अगर आप Right. इमेजिन करिए कि कोरोना के टाइम पे नर्सेस, पैरामेडिकल्स और डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर पड़ सकते हैं कि डोंट कम इन आवर कॉलोनी और डोंट कम नियर आवर हाउसेस, तो ये कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ से आई थिंक बेसिक एजुकेशन And या बेसिक understanding. ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैक करते हैं हम। इमेजिन करिए कि पाकिस्तान में कोई फीमेल ऑफिसर कैप्चर कर ली गई हो हिंदुस्तान की, देश जल जाएगा आधा, कि बेटी को वापस लाओ हमारी। क्या ऐसा ही बिहेवियर मेल ऑफिसर के कैप्चर होने पे होता है? शायद नहीं, या शायद होता भी हो तो कई मैग्नीट्यूड से ये इमोशन जो है और बढ़ जाएंगे, और उसमें क्या सरकार की गलती होगी? नो, दिस वुमन न्यू दैट व्हेन शी इज जॉइनिंग द आर्मी एंड शी इज गोइंग फॉर सच पोजीशन, शी माइट फेस सच सिचुएशन। पर उस समय वो एक इंडिविजुअल का ही डिसीजन नहीं रह जाता, वो पूरे एक नेशन का इमोशन बन जाता है। तो सरकार की इन सारी प्रीडोमिनेंट बातों को भी पॉइंट आउट करना एक हद तक गलत नहीं है, और बेटर यही है कि हम बोर्ड के ऊपर छोड़ दें कि वो डिसाइड करे कि कौन इस चीज के लिए फिट है कि नहीं है, बट बोर्ड पर से रिजेक्ट ना कर दे किसी भी औरत को, औरत होने की वजह से, कि उसे परमानेंट कमीशन करना है कि नहीं करना। Correct.
I तो think that एक is the contention right now. that कि is the contention right now, but board we must itself not should be forget. absolutely unbiased. Ki only to the Absolutely extent that somebody is a female or somebody is a male should not determine their competence. It should correct. be on the basis of their performance, their ACRs, like you said, and everything else And also. certain choices that they have made for themselves. ये एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है रश्विन। आर्मी में आज से औरतें नहीं, औरतें बहुत समय से हैं, लेकिन ये एक चॉइस थी उनके पास। हाँ, एक बैरिकेडिंग थी कि 14 साल के बाद आपको परमानेंट कमीशन नहीं कर सकते। वो बैरिकेडिंग भी अब खोल दी गई है, एंड इट इज फॉर अस टू सी कि इसके बाद भी कितने लोग ऑप्ट करते हैं। देखिए, जो 70% ऑप्ट करने की भी बात कही है, उसमें भी कई लोगों ने बाय चॉइस ऑप्ट नहीं किया। जैसे मेल ऑफिसर्स के पास चॉइस होता है ऑप्ट ना करने का, वैसे ही फीमेल ऑफिसर्स के पास ये एक चॉइस आ जानी चाहिए कि वो ऑप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। पर रश्मिन, मैं एक बहुत ज़रूरी बात और पॉइंट आउट करना चाहती हूँ यहाँ पर। जब यहाँ पर इसको एकदम फेमिनिज्म की बैटल बना दिया गया है, या बैटल ऑफ सेक्सेस बना दिया गया है, या मेल शॉविनिज्म की बात कर रहे हैं, तो अब आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में अक्टूबर में एक और पीआईएल पड़ी थी, जिसमें यह कहा गया था कि औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल को पेड लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए और उन्हें छुट्टियां मिले। अब आप समझिए अश्विन, ये डाइकोटमी है हमारे देश की, कि एक तरफ तो हम प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि जी हमें परमानेंट कमीशन करिए, एक तरफ पे कहते हैं कि औरतें भी कमांडिंग पोजीशंस के लिए फिट हैं, और दूसरी तरफ एक याचिका पड़ती है जहां पर कहा जाता है कि नहीं, इफ अ वुमन इज ऑन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, शी शुड बी गिवन लीव। Now, at one point of time, you want to be like a male, or male like, or equivalent to your male counterpart, and at the other end, you want to also highlight the sensitivity of being a female. And why should the judiciary or the legislation or any other body should be more compassionate towards you in treating you as a female officer or a professional, and give you leaves on your menstrual cycle? How do you see both the things going parallelly? क्या अपने आप में ये बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है? हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम एक तरफ तो पेड लीव लेने की बात कर रहे हैं, अपनी किसी ऐसी बॉडी की, जो नेचर की हमारा एक प्रोसेस है, जो कि पता नहीं सदियों से चला आ रहा है। आज आप राइट्स की बात करते हो कि आपको पेड लीव चाहिए ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाउ डू यू सी दैट वर्किंग विद वुमन हु इज फाइटिंग फॉर हर रोल्स, हु वांट्स टू बी ओनली अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनेंस या एएमई या जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है आर्मी में, उससे आगे बढ़ के जाना चाहते, ये साथ नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करता है एज अ सोसाइटी हमारी सोच का, कि हम औरतों को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ परमानेंट कमीशन के लिए सारी फीमेल ऑफिसर्स पार्टी बने केस के, तो दूसरी तरफ ये भी एक यंग प्रोफेशनल ब्रिगेड है और लड़कियों का, जो कि कहता है कि नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पेड लीव्स होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत ही ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है। आप इसको, दोनों चीज़ों को अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते। या तो अपने हिंदुस्तान की औरतें इतनी मजबूत हैं कि वो फौज में आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं, या फिर इतनी कमजोर हैं कि हर महीने के 4 दिन उन्हें पेड लीव चाहिए। दोनों तो नहीं हो सकता ना। मतलब यू कांट गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस टू इट। आई थिंक our organization, army as our organization, is one of the top 5 performing organizations, army in the world. There has to be something about this organization which is so perfect, so complete, so huge, so enigmatic, so powerful in its own manner, that it is very difficult to question their decision making. मुझे नहीं लगता है कि जितनी भी कंट्रोवर्सीज बीच में उठी, अब आपने देखा होगा एक वेब सीरीज आई थी गुंजन सक्सेना पे, Yes. और ये हुआ कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ, बायसनेस थी, उनको बहुत इल ट्रीट किया गया। बट जब आपको स्पेसिफिकली इन फीमेल ऑफिसर का इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने कहा, इन माय एंटायर ड्यूरेशन आई नेवर फेस्ड जेंडर बायसनेस। Correct. Yes. क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इट वोंट वर्क अगर ये जेंडर बायसनेस करे। तो कैसे हो सकता है कि इसी देश में हाईएस्ट फाइटर पायलट्स इन द वर्ल्ड बन जाए? देयर हैज टू बी अ रीजन टू इट। हम नहीं करते बायसनेस, और यही कारण है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही होलसम और कंप्लीट और बहुत पावरफुल बनाता है। तो मुझे लगता है कि दिस डिसीजन हैज कम जस्ट इन टाइम, एंड इट ओनली गिव्स अ पुश
to all those, or a sense of encouragement to all those officers who wants to take it forward to, more than 14 years that they want to give to the armed forces. And of course, I mean, if they do, if they are fit enough and by choice, why not complete 20 years and be, permanently commissioned? Very true, very true. Absolutely. Thank you so much for sharing these thoughts, ma'am. And I mean, I'm glad a woman spoke on these issues and was absolutely unbiased. You put forth both the sides of the coin. Thank We appreciate that a lot, and we even appreciate the fact that right now you yourself are battling with COVID. Yet you came forward and you spoke about this with Thank you. such Rashmi, grace. I'll be very honest. आपके साथ तो interaction हमेशा ही, I mean, you manage to churn out the best in whatever we discuss. But and as we do, a very important thing came up to my mind. ये सब perspective की बातें होती हैं, रश्मिन. अभी आपने off late a month back आपने दो very prominent nations had come into conflict when it came to certain boundaries and certain areas. Azerbaijan and Armenia. बड़ी लड़ाइयाँ हुई और Right. अभी भी चल रही है अभी भी इनफैक्ट. चल रही हैं और कई Yes. लोग नेगोशिएट करने के लिए बीच में कूद पड़े, कोई आया नहीं रिजल्ट. Armenia's president's wife wore a combat dress, came down to the front line, and she's about to get trained, and she's like कि मैं अपने फौजी लोगों के साथ, अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ ट्रेनिंग करूंगी, and I will fight for my country. Now tell me, Rashwin, how many bureaucrats, how many IS officers, how many MLAs, MPs, presidents of India or any other country has ever seen an example of this sort? And mind it, अर्मेनिया हो या अजरबैजान, एक इस्लामिक प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं जहां पर ऑलरेडी एक रिस्ट्रिक्शन थॉट में रहता है, बट डिस्पाइट ऑल ऑड्स दिस विमेन हैज, आई थिंक, हैज सेट अप अ स्प्लेंडेड एग्जांपल कि when it comes to protecting the nation, women will train themselves and will be at par एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स. तो अगर ये अर्मेनिया अजरबैजान कर सकता है, तो मुझे लगता है कि, और यूएस में तो पता नहीं कॉम्बैट में औरतें कब से हैं, 7-8 महीने के लिए वो इराक हो या अफगानिस्तान हो या कहीं और Correct. दुनिया में हो, वो जाती हैं और वो Yes. करती हैं. तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में लेट ही सही, लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया. मैं वेट करूंगी एक्चुअली में रश्मिन उस दिन का कि जब हमारे लड़ाइयों के बीच में, एंड यू अंडरस्टैंड कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल वॉरफेयर अब रह नहीं गया. I mean, Corona itself turned out to be a biological warfare. It will be a chemical warfare. It will be a cyber warfare. Cyber It warfare. won't be a Exactly. typical, warfare. But whenever it happens, मैं देखना चाहूंगी कि हमारे देश के कितने मंत्रियों की बीवियां कॉम्बैट ड्रेस पहन के सामने खड़ी होना चाहती है और कहना चाहती है कि आई वांट टू बी एज स्ट्रांग एज माय मेल काउंटर पार्ट. सो हमारी एक वो जो बात होती है हमेशा कि फेमिनिज्म के बड़े अलग अलग परसेप्शंस हैं, बड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं. फेमिनिज्म की बातें सिर्फ छोटे कपड़े पहनने या फिर 33% कोटा या फिर टू वॉइस माई ओपिनियन और हैव अ ट्विटर अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट नहीं होता. फेमिनिज्म की बातें तब भी उतनी ही रेलेवेंट होनी चाहिए कि अगर मेरे देश पे आंच पड़े तो एक फीमेल फिगर होने के वजह से, जहां मैं लाखों लोगों की थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, मैं कॉम्बैट बूट्स और कॉम्बैट ड्रेस पहन के फ्रंट लाइन पे जाके ट्रेनिंग लूं, जिससे लोग इनकरेज हों और अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि माने. ये एग्जाम्पल के लिए मैं वेट करूंगी शायद. आई थिंक Correct. नहीं, वो and I हैपन टू. I think I will personally want to wait for that day, और शायद मेरा दिन जल्दी आ जाए when India gets its first woman military commander, whether it be Very in the soon. army or the navy or the air force. I Very think soon. my day might come slightly sooner than yours, but let's hope for the both of them to come very soon. Again, thank you so much for sharing your invaluable insights with us, man. Thank you so much, Thank and you. we wish you a very, very speedy recovery. Thank you. Thank you, dear.